क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उन सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज को ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वेयर किया गया है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो, लेकिन उससे पहले समझते हैं टर्म को। टर्म क्या होती है ये चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया गया है। टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट। नंबर पार्ट हमारी कोई भी काउंटिंग होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2, ये हो गया हमारा नंबर वाला पार्ट, और इसमें मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है ए से लेके जेड तक, जो भी हमारी ये ABCD होती हैं इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एक्स। नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों मिलके बनाते हैं टर्म, और कई सारी टर्म को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बन जाती है इक्वेशन। जैसे इसी 2x में मैं प्लस कर देता हूँ 4, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी गाइज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं लिखता हूँ 2x प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या करना है, हमें कोई भी एक टर्म लेनी है, कम से कम एक टर्म का क्या हो, स्क्वेयर हो, तो ही उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस वाले टर्म में जो हमारा वेरिएबल है x, इसका मैं कर देता हूँ स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करने के बाद हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। किसी भी एक टर्म में वेरिएबल पार्ट का अगर स्क्वेयर किया गया है तो वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉरी, यहाँ पर EX नहीं EG लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होती है AX स्क्वेयर प्लस में BX प्लस में C इक्वल्स टू में 0, जहां पर हमारा कोफिशिएंट A जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर A 0 हो गया तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और x स्क्वायर से 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस वजह से कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो हमारा a, b और c ये है कोफिशिएंट यानी कि नंबर वाली वैल्यू, और यहाँ पर x स्क्वायर और x ये है वेरिएबल्स। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है तो इसमें a क्या होगा, a हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, b हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और c हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। ये हो गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गई हमारी b की वैल्यू, और ये ऊपर 2 हो गया हमारा c की वैल्यू। ये नंबर पार्ट होता है हमारा A, B, C, जिसे कोफिशिएंट भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हाउ टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसे सोल्व कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड हैं उसको सोल्व करने के? तो टोटल 4 मेथड हैं। इसमें फर्स्ट है फैक्टराइज, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फोर्थ है ग्राफिंग। इन 4 मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 मेथड्स की बात करेंगे। स्टार्टिंग वाले सिर्फ 3 मेथड्स को समझेंगे, क्योंकि फोर्थ वाला जो ग्राफिंग मेथड है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, इसका मतलब क्या होगा? अगर हमें बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, एक इक्वेशन ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ऊपर वाली 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अगर हमें बोला जाए कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल इसमें दिया गया है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पर भी है x है, x की वैल्यू फाइंड करना। अब इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी गाइस? जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 है। यहाँ पर है वेरिएबल x की पावर 2, हाईएस्ट किसमें है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हुई यहाँ पर। अगर वेरिएबल की पावर 2 है
तो इसके दो ही सॉल्यूशन आएंगे। हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी और दोनों हमारी करेक्ट होंगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि दो अलग अलग वैल्यू आई हैं या दोनों सेम वैल्यू आई हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसकी जितनी भी पावर होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। अब बात आती है फाइनली इन मेथड्स पर। एक एक करके इन सभी मेथड्स को समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले समझेंगे फैक्टराइज मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके किस तरह से सोल्व किया जाता है। उसके बाद इन दो बचे हुए मेथड्स को भी देखेंगे आने वाले पेजेस पर। तो यहाँ पर है फैक्टराइज। फैक्टराइज मेथड को समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पर हमें दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 = में 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है फैक्टराइज मेथड में, हमें जो भी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे वाले पेज पर बताई थी, क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c = में 0। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी सबसे पहले आनी चाहिए x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, यानी ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है x² वाली टर्म और जो कांस्टेंट टर्म थर्ड टर्म है 6, ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से करेंगे मल्टीप्लाई, रफली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है x² मल्टीप्लाई में 6, x² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। अब जो ये 6x² आया है इसके हमें दो फैक्टर्स करने हैं। किस तरह से करने हैं ये बताते हैं, एक सेकंड। इसके हमें दो फैक्टर्स करने हैं, कुछ इस तरह से करने हैं कि जो फैक्टर्स होंगे उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए 5x। सो सिंपली क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ फैक्टर्स करने का। यहाँ पर क्या है, x² के दो फैक्टर कर सकते हैं हम। x मल्टीप्लाई में x² होता है तो 1x इस बॉक्स में लिख दो, 1x इस बॉक्स में लिख दो। ये जो भी हम इस साइड में कर रहे हैं ये रफली कर रहे हैं। x² के तो फैक्टर्स हमने कर दिए, बचा यहाँ पर 6 के हम फैक्टर्स करेंगे। 6 के फैक्टर्स कैसे होंगे, इस तरह से आप करके देख सकते हैं। 6 के फैक्टर्स होंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आए 2 और 3। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो 2 और 3 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे 2, एक बॉक्स में लिख देंगे 3। सिंपली हमने क्या किया है, जो 6x² है उसके दो फैक्टर्स कर लिए हैं 2x मल्टीप्लाई में 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आना चाहिए। इस कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। सो इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये फैक्टर्स करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। सो यहाँ पर ये आ गई हमारी x² एज इट इज, प्लस में 5x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो सिंपल, 2x प्लस में 3x। अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड किया जाए 2x प्लस में 3x किसके इक्वल हो जाता है, 5x के इक्वल। तो हम 5x के इक्वल में क्या, 5x की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2x प्लस में 3x। इस वाले 5x की जगह पर हम लिख देंगे 2x प्लस में 3x, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 3x वाली टर्म पहले लिख सकते हैं, 2x वाली टर्म बाद में लिख सकते हैं। मेनली हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को 5x की जगह पर रखना है। इसके बाद लास्ट वाली टर्म हमारी 6 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। सो ये आ गया प्लस का 6 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स है, शुरू वाली 2 जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से हमें लेना है जो भी कॉमन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है x², ये है 2x, दोनों टर्म्स में क्या है, x कॉमन है। तो x को हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, x² में से x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारा x। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज, और नीचे क्या आएगा, 2x है यहाँ पर, इसमें से x तो हम कॉमन ले चुके हैं, बचा यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसे, ये आ गया 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारी आगे वाली 2 टर्म है 3x प्लस 6, इन दोनों टर्म्स में से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, ये 3 के टेबल में आता है, और यहाँ पर है 6, ये भी 3 के टेबल में आता है, यानी हम 3 कॉमन ले सकते हैं।
किस तरह का 3 लेंगे, प्लस का या माइनस का? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस वाला 3 यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। ये आ गया प्लस में 3। अब अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के? इस इक्वेशन में से, सॉरी इस टर्म में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई x। इसके बाद प्लस वाला साइन एज इट इज, और 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, यानी 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारी सेम वैल्यू आई है x+2 x+2। इसका मतलब हमने सभी चीजें जो भी कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और जो भी हमने यहाँ पर फैक्टर्स किए थे वो ठीक किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है x+2, यहाँ पर भी x+2, सो x+2 को कर लेते हैं कॉमन, यानी इन दोनों x+2 और x+2 इन दोनों की जगह हम एक बार ही लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में x+2, और उसके बाद जो ये वाला x है और ये वाला 3 है इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाहर जो है और इस वाले ब्रैकेट के बाहर जो है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया जाएगा एक अलग ब्रैकेट में। सो ये आ जाएगा x+3 इक्वल्स टू में यहाँ पर 0 एज इट इज चलता आ रहा है। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो यहाँ पर आएगा x+2 इक्वल्स टू में रख देंगे 0, कोमा लगाएंगे। उसके बाद जो ये वाला ब्रैकेट है इसको भी खोलेंगे, यहाँ पर है हमारा x+3, इसके भी इक्वल्स टू में रख देंगे 0। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो जो ये प्लस वाला 2 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। इस तरफ बचेगा हमारे पास सिर्फ x इक्वल्स टू में, इस तरफ क्या है 0 है, तो ये प्लस का 2 इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का 2। एक वैल्यू x की आ गई हमारी ये। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में भी x+3 है, +3 दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ बचेगा सिर्फ x इक्वल्स टू में +3 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 3। ये आ गई हमारी x की सेकंड वैल्यू -3। जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसकी जितनी डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होगा हाईएस्ट पावर, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2। अगर हमसे बोला जाए इसकी इस इक्वेशन की डिग्री क्या है तो हम लिखेंगे 2। जो भी हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहा जाता है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस आते हैं। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू आ गई हमारी x की -2 और एक वैल्यू आ गई x की हमारी -3। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ बिल्कुल सिंपल चेक करने का, हमने जो भी वैल्यू फाइंड की है वो सही है या नहीं। जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को लिखेंगे x² प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। हमने जो भी x की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू क्या है -2, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x है उसकी जगह रख देंगे -2। यहाँ पर देखो x² है, x की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर -2 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x का यहाँ पर हो रखा है स्क्वायर, तो -2 का भी स्क्वायर। इसके बाद प्लस में 5x, 5 मल्टीप्लाई में x है, तो इस x की जगह भी मैं रख दूंगा -2, तो ये आ गया -2 प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। इसके बाद 5 को यहाँ पर -2 से, ये 5 कैसे है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, और 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा यहाँ पर 10। ये आ गया 10 प्लस में 6 एज इट इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पर प्लस वाली टर्म है हमारी 4 और ये है 6, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 6 हो जाएगा यहाँ पर 10। इसके बाद ये वाला -10 आएगा, माइनस यहाँ पर आ गया ये -10 और इक्वल्स टू में 0। आप देख सकते हो 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो इस साइड क्या आया, 0 इक्वल्स टू 0। हमारी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, जो भी हमने x की वैल्यू फाइंड की है उसको इक्वेशन में पुट करने पर 0 आ जाता है, तो हमारे जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप इसको दूसरी वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें आप क्या करें, x की जगह पर -3 पुट करके देखें, हमारा फिर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हमने जो भी ये x की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल
सही है हमारी। हमने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन ली है फैक्टराइज मेथड को समझने के लिए। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी, थोड़ी टफ होंगी, तो एक टफ इक्वेशन भी ले लेते हैं फैक्टराइज मेथड को समझने के लिए। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है -3x + x² - 10 = में 0। आप सबसे पहले क्या देखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आती है x² वाली टर्म। सो ये है x² वाली टर्म, प्लस का x² है तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। ये आ गया भाई x²। इसके बाद आएगी x वाली टर्म। x वाली टर्म है -3x, ये आ गया भाई -3x। इसके बाद आएगी कांस्टेंट टर्म, ये है माइनस में 10। सो ये आ गया -10 = में 0। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर 10 और x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10x²। आप यही सोच रहे होंगे 10x² आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया है माइनस भी है, तो ये आएगा माइनस में 10x²। अब इस -10x² के हमें फैक्टर करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे वाले पेज पर किए थे कि इनको प्लस या माइनस करने पर जो भी फैक्टर आएंगे, इनको प्लस या माइनस करने पर क्या है, मिडल वाली टर्म आए, -3x आना चाहिए। सो क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहले मैंने बताया था दोनों में बॉक्सेस में सबसे पहले क्या लिख लो, x लिख लो। इसके बाद -10 के फैक्टर करने हैं हमें, तो 10 के फैक्टर आप इस तरह से करके देख सकते हैं। ये है 10, 2 से करेंगे 5 जा पर, 5 से करेंगे 1 जा पर, 2 और 5 हो रहे हैं इसके दो फैक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2, ये आ गया 2, ये आ गया 5। ये तो फैक्टर्स आ गए 10x² के। -10x² के फैक्टर्स होने के लिए इनमें से कोई भी एक वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। अब कौन सी वैल्यू माइनस की होगी, हमें क्या करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। जो भी ये हमें दी गई हैं, जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं, इनको प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा 2x है, अगर 2x में से मैं माइनस करूं 5x को, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू में आएगा -3x। अब इतना तो हमें दिमाग चलाना ही होगा ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है हमें किसी भी तरह से। सो हमारी अब सॉल्व करते हैं। हमारी ये x वाली टर्म, x² वाली टर्म एज इट इज आएगी, -3x। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2x -5x। तो ये आ गया भाई प्लस में 2x -5x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारी -10 एज इट इज, ये आ गया -10 = में 0 एज इट इज। फिर से हमारी शुरू वाली दो टर्म लेंगे, इनमें जो भी कॉमन आता है वो कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सो x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, x² में से x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पर है 2x, x हम कॉमन ले चुके हैं, बचा यहाँ पर 2, तो ये आ गया यहाँ पर 2। इसके बाद क्या कॉमन लेंगे गाइस, देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले माइनस साइन हमने ले लिया कॉमन। अब 5 के टेबल में 5 तो आता ही है, 10 भी आता है, यानी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 5 कॉमन। अब बचेगा क्या, इसमें यहाँ पर इस टर्म में से 5 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर x, यहाँ पर ये आ गया x। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है, ये आता है 2 जा पर, तो ये आ गया प्लस का 2। ये प्लस साइन कहाँ से आया, क्योंकि गाइस ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस हमने ले लिए यहाँ पर, इन दोनों की जगह पर हमने कॉमन ले लिया, -5 कॉमन ले लिया। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, -5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से हो जाएगा -10। इसको करके देख सकते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं x+2, ये x+2, इनको ले लेंगे कॉमन, यानी एक बार लिख देंगे, तो ये आ गया x+2। और जो ये है x -5, इसको लिख देंगे इकट्ठा एक अलग ब्रैकेट में, तो ये आ गया हमारा x -5। इस साइड में ये 0 यहाँ पर एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर लगा देता हूँ इक्वल्स टू में 0 = में 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे x +2 = में 0, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है x -5, इसके इक्वल में भी 0 रख देंगे, तो ये आ गया x -5 = में 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा, तो इस तरफ बचेगा x = में 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस तरफ से +2 जाएगा, उस तरफ आके हो जाएगा -2। तो एक x की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे, -5 को इस तरफ भेजेंगे, हो जाएगा +5, इस तरफ बचेगा सिर्फ x = में आ जाएगा
प्लस का 5, एक x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन में x की जगह पर पुट करके, अगर हमारा आंसर 0 आ गया, अब की बार x की जगह पर 5 पुट करके देख लेते हैं इस इक्वेशन में। अगर 0 आ गया तो हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस में 3x प्लस में x स्क्वायर माइनस में 10, x की जगह पर मुझे पुट करना है 5। सो ये है -3 एज इट इज आएगा, x की जगह पर आ गया 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, x की जगह पर रखूंगा 5, x का अगर स्क्वायर हो रखा है तो 5 का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस में 10 इक्वल्स टू में हमें 0 रखना है, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। -3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 15 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसके बाद -10 आ जाएगा एज इट इज और इक्वल्स टू में 0। आप सिंपली देख सकते हो माइनस वाली टर्म है -15 और -10 दोनों ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। सो -15 और -10 हो जाएगा माइनस में 25, इसके बाद ये वाला प्लस का 25 यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, से ये आ गया प्लस का 25 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या है, प्लस का 25 माइनस का 25, इस 25 में से इस 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, ये आ गया हमारा 0। यानी हमने जो भी x की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें बस बेसिक पॉइंट्स का ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं गाइज, नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो यहाँ पर दी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमसे अगर बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सोल्व करना, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अगर कंपेयर किया जाए फैक्टराइज मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है और उन स्टेप्स को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेमोराइज करना होगा आपको। अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा। सो इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, इस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, जो भी हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये है x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, जो भी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट से सभी टर्म्स को हमें डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे, सभी टर्म्स को यहाँ पर डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2, इसके डिनोमिनेटर में 2, सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2, यहाँ पर 0/2 भी कर देंगे। ये हमने 2 क्यों लगाया है, क्योंकि जो भी हमारा x स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। अब हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, उसके अलावा जो भी बचा है वो एज इट इज लिख लेंगे। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में रख दो और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको कैंसिल कर दो। नेक्स्ट स्टेप में हमारा x स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस साइन भी एज इट इज आएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारी x वाली टर्म है, ये है हमारी x वाली टर्म, इसमें हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई में 5x और डिनोमिनेटर में पहले से ही एक तो 2 है और उस 2 को हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, ऊपर है यहाँ पर 5x, ये 5x, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 2, इसमें भी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये वाली कांस्टेंट टर्म नहीं लिखनी है हमने, हम क्या करेंगे, ये हमारी है x वाली टर्म 5/2, इसे रफली आप एक साइड में लिख लीजिए। ये आ गया 5/2, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 हो जाएगा 5 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। जो ये 5/4 आया है इसका हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। सिंपली जो भी x का कोफिशिएंट है 5/2 है, 5/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका करेंगे स्क्वायर। सोल्व नहीं करना है हमें, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है हमें, ऐसे का ऐसे 5/4 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें एक बार तो प्लस करेंगे, सो प्लस करता हूँ 5/4 इसका स्क्वायर और एक बार इसी को करेंगे माइनस में 5/4 इसका स्क्वायर और इसके बाद ये वाली कांस्टेंट टर्म हमारी बची, इसको लिख देंगे। सो ये आ जाएगा प्लस में 3/2 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब आगे सोल्व करते हैं इसे।
हमारा एक्स स्क्वेयर एज इट इज आएगा, ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 5x। इसको यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी कर दो आप 2 मल्टीप्लाई में 5, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा का ऐसे रहने देना है। जो डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई में 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में 4। इसके बाद प्लस में 5 अपॉन में 4 इसका होल स्क्वेयर, माइनस में 5 अपॉन में 4 इसका स्क्वेयर, सॉरी मैंने यहाँ पर बोल दिया होल स्क्वेयर, ये 5 अपॉन में 4 का स्क्वेयर है, ठीक है। इसके बाद प्लस में 3/2 इक्वल्स टू में 0। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी। अब आप इस इक्वेशन की स्टार्टिंग वाली 3 टर्म्स को अगर ध्यान से देखेंगे, इन तीनों टर्म्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों टर्म्स कुछ इस फॉर्म में है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर देख सकते हो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 5 अपॉन में 4x प्लस में 5 अपॉन में 4 का स्क्वेयर। ये तीनों टर्म्स इस फॉर्मूले की फॉर्म में है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। इस स्टेप में हमेशा ये 3 टर्म आपको फॉर्मूले की फॉर्म में मिलेंगी, या तो इस फॉर्मूले की फॉर्म में मिलेंगी या फिर मिलेंगी a स्क्वेयर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वेयर इस फॉर्म में। और इसको हम लिखेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वेयर। या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगी या फिर इस फॉर्म में मिलेंगी। सो इन तीनों स्टार्टिंग वाली टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, जहाँ पर a है हमारा x और b है हमारा 5/4। तो इन तीनों टर्म की जगह पर मैं लिख देता हूँ x माइनस में 5/4 इसका होल स्क्वेयर। जैसे हमने a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, इसको हमने a माइनस b के होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल इसी तरह से इन तीनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वेयर। इसके बाद हमारी ये वाली टर्म है, इनको सोल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज, ये आ गया माइनस साइन, 5/4 का है यहाँ पर स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर को भी सोल्व करना है हमें। सो 5 का स्क्वेयर होता है 25, 4 का स्क्वेयर होता है 16, तो ये आ जाएगा 25/16 और प्लस में 3/2 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा एज इट इज। सो ये आ गया प्लस में 3/2 इक्वल्स टू में 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको स्टेप्स याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये फैक्टराइज मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ये एज इट इज आएगा, ये आ गया x माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, हमारी ये 25/16 और 3/2 इन दोनों टर्म्स को भेज देंगे दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो इस साइड में क्या है, माइनस 25/16 दूसरी तरफ जाएगा, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये 25/16। इस तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में, और ये है प्लस 3/2, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस में 3/2। आगे सोल्व करेंगे इसे, तो इस साइड में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ये एज इट इज आएगा, और इक्वल्स टू में यहाँ पर हमारे हैं दो फ्रैक्शन 25/16 माइनस 3/2, इसके डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम इसको सोल्व करने के लिए। सो 16 और 2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16। और ऊपर क्या आएगा गाइज, ऊपर यहाँ पर क्या है 25 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के टेबल में 16 कब आता है, 1 जा पर। सो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 25 ही रहेगा। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज आएगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज। यहाँ पर है 3 के नीचे है 2 के टेबल में 16 आता है 8 जा पर। सो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। सो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 24। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इस साइड में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आएगा गाइज एज इट इज, और इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पर 25 माइनस 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और अपॉन में 16 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ लगाएंगे रूट, ये लगा दिया हमने इस साइड रूट, अगर इस साइड लगाया तो इस साइड में भी लगेगा रूट। इस साइड में जो ये स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी x माइनस में 5/4, स्क्वायर हट गया। इक्वल्स टू में क्या आएगा, इक्वल्स टू में 1 एज इट इज आएगा, 1 रूट से बाहर अपने आप निकल जाता है, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 4 होता है 16। 4 का पेयर अगर रूट के अंदर बन गया तो 4 एक बाहर आ जाता है।
बिल्कुल सिंपल है, रूट 16 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। अब जो भी हमारी रूट से बाहर वैल्यूज आई हैं, इनके आगे लगेगा एक साइन प्लस और माइनस का। ऊपर यहाँ पर मैंने बनाया है प्लस और इसी के नीचे लगाया है माइनस। अब आप कहोगे कि ये प्लस और माइनस क्यों लगाया? गाइस देखो, रूट के अंदर क्या था 16। 16 कैसे बनता है? 4 मल्टीप्लाई में 4 हो जाता है 16। दोनों वैल्यूज क्या है यहाँ पर? प्लस की हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस की करें, -4 मल्टीप्लाई में -4, दोनों माइनस की हैं तो भी ये क्या आएगा? प्लस का 16 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 आ जाएगा 16। या फिर कह सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो चाहे ये वैल्यू प्लस की हो, चाहे ये वैल्यूज माइनस की हो, दोनों कंडीशन में हमारा आ रहा है 16। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू प्लस की होगी या माइनस की? ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। यहाँ पर हमें प्लस माइनस रखना है जब भी हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड में हमारा x एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में जो हमारा ये -5/4 है, सबसे पहले इसको दूसरी तरफ भेजेंगे। दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का 5/4। और दूसरी साइड में पहले से ही क्या है? प्लस माइनस 1/4। तो इसको एक बार 5/4 इसमें प्लस करेंगे, तो ये कर दिया मैंने 1/4 इसमें प्लस। और एक बार इसी में हम करेंगे यहाँ पर 5/4 माइनस में 1/4। एक बार हमने क्या किया? 1/4 को प्लस कर दिया, एक बार कर दिया माइनस। यहाँ पर हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू इसको सोल्व करने पर मिलेगी और एक वैल्यू इसको सोल्व करने पर मिलेगी। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर रब कर लेता हूं मैं यहाँ से। पहले इसको सोल्व करते हैं। सो इसमें दिया है x इक्वल्स टू में 5 प्लस में 1/4। जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर 4 ही आएगा और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस में 1 होता है 6 और अपॉन में 4 एज इट इज। यहाँ पर आ गया 6/4। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो एक वैल्यू तो आ गई हमारी x की 3/2। x की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए सोल्व करेंगे इसे। सो यहाँ पर मैं कोमा लगा के लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू में 5 - 1/4। यहाँ पर हमने क्या किया? डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर दोनों जगह है 4, तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और ऊपर 5 - 1 एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमारा क्या आएगा? 5 में से 1 को माइनस करेंगे। 5 में से 1 को माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 4 और डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे। ये दोनों कॉमन टेबल में आते हैं तो इनको कैंसिल करेंगे। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। सो x की सेकंड वैल्यू आ गई हमारी 1। ये हो गई एक वैल्यू और ये हो गई हमारी एक अलग वैल्यू। जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके हमने इसके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, x इक्वल्स टू में 3/2 और x इक्वल्स टू में 1। बिल्कुल सिंपल मेथड है गाइस, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस मेथड में स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको स्टेप्स इजीली मेमोराइज हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे x की वैल्यूज आ जाएंगी। सो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गाइस यहाँ पर x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को पुट करके सोल्व करना होता है, तो हमारी आ जाती है x की वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू। सो a क्या होता है? a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि a हो जाएगा 2, b होगा हमारा x का कोफिशिएंट यानी कि -5 और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि हो जाएगा 3। सो जो भी a, b और c की वैल्यू है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा -5 और c हो जाएगा हमारा 3। इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन में 2a।
सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो इस साइड में हमारा x एज इट इज आएगा, x इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है माइनस b, तो माइनस साइन सबसे पहले आ जाएगा, ये आ गया माइनस साइन। अब b की वैल्यू रखनी है हमें, b की वैल्यू क्या है -5, सो यहाँ पर रख देंगे हम b की जगह पर माइनस में 5, इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और बना देंगे एक रूट इस तरह से। रूट के अंदर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5, इसका करेंगे स्क्वायर, इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला यहाँ पर एज इट इज। अब है 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में c, सो 4 एज इट इज आएगा, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, सो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में c की वैल्यू है 3, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा गाइज यहाँ पर 2a, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 2। आगे सोल्व करते हैं इसे, इस साइड में x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आ जाएगा प्लस का 5, सिंपली प्लस के 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 5 के बाद आ जाएगा प्लस माइनस का साइन एज इट इज, उसके बाद लगाएंगे रूट, रूट के अंदर यहाँ पर क्या है -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 25 ही आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाता है कैंसल, आप इस तरह से करके देख सकते हैं। -5 मल्टीप्लाई में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, सो -5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 25, उसके बाद माइनस साइन ये वाला एज इट इज आ गया, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 24, तो ये आ गया यहाँ पर 24, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4। इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पर इस साइड में x एज इट इज आएगा, ये आ गया हमारा x एज इट इज इक्वल्स टू में 5 भी आ जाएगा एज इट इज, इसके बाद प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बचेगा 25 माइनस 24, 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 1 अपने आप ही रूट से बाहर निकल जाता है, 1 को रूट के अंदर नहीं रखा जाता है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 और अपॉन में आएगा यहाँ पर 4 एज इट इज। अब सिंपली यहाँ पर देखो 5 प्लस माइनस 1, तो 1 को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे 5 में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, इस साइड में x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 5 प्लस में 1 अपॉन में 4 आएगा, और एक x की वैल्यू आएगी हमारी 5 माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ पर 1 कैसे है, प्लस में या फिर माइनस में है, ठीक है, तो एक बार इसे प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, एक x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से। सो इसको पहले सोल्व करते हैं, ये आएगा हमारा x इक्वल्स टू में 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 4। अब 6 अपॉन में 4 ये दोनों एक 2 के टेबल में आते हैं, कॉमन टेबल में आते हैं, तो इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 जा पर, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 जा पर, x की वैल्यू इस साइड में आई हमारी 3 अपॉन में 2, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी x की सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे हम इससे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, सो ये आ जाएगा 4, और अपॉन में डिनोमिनेटर वाला 4 यहाँ पर आएगा एज इट इज, ये आ गया डिनोमिनेटर वाला 4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 जा पर, सो इस साइड में हमारी x की वैल्यू आ गई 1। x की हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल गई हैं, x की वैल्यू हमें मिली 3/2 और 1, इसकी डिग्री जितनी होगी उतनी ही आएगी x की वैल्यूज, डिग्री यहाँ पर है 2, तो x की दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पर। हमें सिर्फ इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इस फॉर्मूले में पुट करना है और सोल्व कर लेना है, तो हमारे आ जाएंगे आंसर्स। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पर बात करते हैं रूट्स क्या होते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने एक इक्वेशन को सोल्व किया था और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, x की दो अलग अलग वैल्यू फाइंड की थी, x इक्वल्स टू में 1 और x इक्वल्स टू में 3/2। जो भी हमने ये x की वैल्यू फाइंड की है इन्हीं को कहा जाता है रूट्स। तो कभी भी हमें बोला जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमें इसका मतलब क्या करना है, x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, इन्हीं को रूट्स कहा जाता है। या फिर हमें ये बोला जाए कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाए, उस कंडीशन में भी हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन्हीं को कहा जाता है जीरोज। या फिर हमें बोला जाए सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, उस कंडीशन में भी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
पीछे वाली इक्वेशन, जो पीछे वाले पेज पर हमने इक्वेशन सोल्व की थी, उसमें वेरिएबल था एक्स। सो एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, इन्हीं को कहा जाता है रूट्स, इन्हीं को कहा जाता है जीरोस, और इन्हीं को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो तीनों कंडीशन में हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो रूट्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है। तो बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। जो भी ये रूट्स हैं, इनका नेचर कैसा होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। आपको ट्राई करना है इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। वीडियो को पॉज करो और इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करो। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करोगे, इसके रूट्स फाइंड करने का ट्राई करोगे, तो आप देखेंगे कि इक्वेशन तो सोल्व हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है इक्वेशन सोल्व? क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। जो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसकी आएगी ही नहीं। इसी तरह से सेकंड कंडीशन आती है, जब हम किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो उसमें x की दो वैल्यूज आती हैं और वो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने किसी इक्वेशन को सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2, दूसरी x की वैल्यू भी आ गई हमारी 2। एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारी x की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब x की वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू है 1 और यहाँ पर है 3/2। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जब सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल हो, और जब सॉल्यूशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कि रूट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, या फिर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या फिर उसके सॉल्यूशन है ही नहीं? जो भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होगा, ये डिसाइड करते हैं इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। उसका एक फॉर्मूला बता देता हूं यहाँ पर मैं। d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। यहाँ पर d होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे d से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे तो इस रूट के अंदर आप देखो b² माइनस 4ac, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है कि किसी भी इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे होंगे। अब अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d क्या है यहाँ पर, 0 से ज्यादा है। अगर d 0 से ज्यादा है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। जिसका एग्जांपल पीछे वाले पेज पर की गई इक्वेशन का सॉल्यूशन था, वहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन हमें मिल रहे थे। तो अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसके दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, जो हमारी d की वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल है। d अगर 0 के इक्वल है तो उसके जो भी रूट्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। रूट्स जो होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, x की वैल्यू दोनों जगह पर क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। इसके बाद थर्ड कंडीशन समझ लेते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी कि माइनस में हो तो उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि माइनस में है तो नो रियल रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, प्लस में है, तो उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है तो उसके दो इक्वल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में है तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होंगे। अब आपने इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई किया, नहीं कर पाए क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अगर आंसर हमारा 0 से कम आता है या फिर माइनस में आता है, 0 से कम यानी माइनस ही होता है, माइनस में आएगा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यहां से मैं रब करता हूं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कुछ भी नहीं दे रखा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो होता है 1। तो यहाँ पर ये हो गया, a हो गया 1, b हो गया हमारा 4, c हो गया हमारा 5। सो जो भी वैल्यूज है a, b और c की उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। a इक्वल्स टू में 1, b इक्वल्स टू में 4 और c इक्वल्स टू में 5। अब जो भी हमारी a, b और c की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ। d इक्वल्स टू में
बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। सो इसको सोल्व करते हैं, जो भी ए बी और सी की वैल्यू है इसमें पुट करते हैं, तो इस साइड में डी एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में क्या है बी स्क्वेयर, यहाँ पर बी की वैल्यू है 4, तो बी की वैल्यू 4 है, 4 का लिखेंगे, यहाँ पर है बी का स्क्वेयर तो इस 4 का भी हो जाएगा स्क्वेयर, इसके बाद माइनस आएगा, आगे है 4 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में सी, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू 5। सोल्व करते हैं आगे इसे, इस साइड में डी एज इट इज इक्वल्स टू में 4 का स्क्वेयर क्या होगा 4 4 जा होता है 16, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 20, यहाँ पर लिख देंगे ये आ गया 20। अब सिंपली आप देख सकते हो डी की वैल्यू क्या आई हमारी, डी की वैल्यू क्या आएगी, 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आएगी माइनस में 4, ये किस में आई माइनस में आई, यानी डी यहाँ पर क्या है लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में है तो, और अगर माइनस में है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसलिए ये इक्वेशन आपसे सोल्व नहीं हो रही थी। सो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स के साथ चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छी तरह से समझें, खुद से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है।